हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि अच्छा होंगे आप लोग। आ, अभी कुछ इतिहास का टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जो कि आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं उसमें जो भी क्वेश्चन बनकर आने की संभावना है, उसको देखते हुए कुछ इतिहास के जो टॉपिक है शुरुआत से लेकर अंत तक ख़त्म करने की कोशिश है। एक क्रम में व्यवस्थित करने की कोशिश होगी कि और उसको एक व्यापक स्तर पर समझने की कोशिश होगी कि क्या अप्रोच होना चाहिए, जो कि मतलब हमको एक बुक जो है, इतना बड़ा बड़ा बुक जो है पढ़ने के लिए आसानी हो, और वहाँ से फैक्ट्स को कैसे निकाल कर कलेक्ट किया जाए, जो कि एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखता है, प्री लेवल पे और मेंस के लेवल पे। तो एक थ्योरी को समझते हुए तथ्यात्मक चीज़ों का विश्लेषण करके क्रम में सीक्वेंस में पूरे सब्जेक्ट के जो भी चैप्टर है वो मतलब एक क्रम से बनाकर आपके पास आपके तैयारी को, आपके एग्ज़ाम के प्रिपरेशन को और गति देने के लिए हम आपकी सहायता करना चाहते हैं। तो इसमें हमने 2 वीडियो पिछले डाला था, जिसमें कि प्रागैतिहासिक काल से संबंधित था, और ये पूरा प्रागैतिहासिक काल जो है 3 वीडियो में समेटने की कोशिश की है मैंने। तो इसमें मैंने नवपाषाण काल के जीवन यापन के बारे में तक बता दिया था। वहाँ से आगे का जो काल रहा था, जो प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत आते हैं, उनको आज डिस्कस कर लेते हैं। ये बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा। तो इसमें आगे क्या रहा है और किस तरह से जाकर फिर लौ युग के बाद समाप्त होता है प्रागैतिहासिक काल। तो यहाँ से हम लोग देख लेते हैं कि नवपाषाण काल का जो भी स्थल रहे हैं, जहाँ से हम लोग छोड़े थे, नवपाषाण काल का स्थल को देख लेते हैं। उसके बाद ताम्रपाषाण काल के जो संस्कृति रहे, उनसे क्या 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 क्वेश्चन बनकर आते हैं और क्या क्या विशेषता रही, और इसका समाज पे किस तरह से भूमिका रहा। और तीसरा देख लेंगे कि लोहे के खोज ने किस तरह से बदलाव लाया। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इसमें नवपाषाण काल का स्थल, नवपाषाण काल के जीवन यापन और शैली के बारे में, और विकास के बारे में तो हम लोग समझ चुके थे पिछली वीडियो में। अब शुरू करते हैं हम लोग नवपाषाण काल। अभी कुछ तरह की दिक्कत हो सकती है कि जैसे छोटा लिखना, थोड़ा सा लिखने में थोड़ा सा राइटिंग का स्पष्टता की कमी दिखाई दे रही होगी आपको। लेकिन एक चीज़ आपको हम निश्चित कर देते हैं कि आने वाले समय में बहुत ही व्यवस्थित तरीके से हर एक चीज़ को कवर करने की कोशिश होगी, जिससे कि मतलब 1% भी दिक्कत ना हो। और मतलब कहीं से भी मतलब अ, कहीं जाने की ज़रूरत ना हो, यहाँ ही मतलब हम चाहेंगे कि सब चीज़ मिल जाए आपको, कि फिर उसके बाद कहीं जाने की ज़रूरत ना हो, और जो भी सही गलत होगा आपके अनुसार काम किया जाएगा। ठीक है। और अभी सीरियसनेस का मैटर है, इस वजह से वीडियो सीरियस जा रहा है। कुछ दिन बाद चीज़ें आसान हो जाती है, तो थोड़ा सीरियसनेस कम भी रखा जाएगा तो काम चल बन जाता है। ठीक है। लेकिन अभी तो सीरियसनेस का मैटर है, इस वजह से सीरियसनेस डालना ज़रूरी है। तो इसमें सीरियसनेस का मैटर कहने का मतलब ये कि आप जब तक सीरियस होकर और समुचित ढंग से प्रयास नहीं करिएगा, तब तक ये आज के टाइम में, कंपटीशन के टाइम में, ये नहीं है कि आप टिक मार कर या फिर चीज़ों को बिना थियोरेटिकली, बिना विश्लेषण के समझते हुए व्यापक रूप में ना समझ कर सिर्फ लूसेंट के सहारा पे या ऑब्जेक्टिव टाइप के किताब के सहारा पे आप कंप्लीट कर पाइएगा, ये संभव नहीं है। उसी में मदद करने की कोशिश होगी, और संपूर्ण कोशिश होगी कि आपको इस टाइप का वीडियो जो है यूट्यूब पर ना मिला हो कभी। चलिए शुरू करते हैं। नवपाषाण काल का स्थल जो है वो बहुत सारे क्षेत्र में बांटे गए हैं। सब क्षेत्र को ही एक साथ ही मैं लिख दिया हूँ। नवपाषाण काल के जो स्थल थे, जहाँ से पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, उनमें मुख्य मुख्य जो स्थल रहे हैं उनसे ही क्वेश्चन बनकर आते हैं। इससे ज़्यादा कुछ आएगा नहीं इसमें। तो एक देख लेते हैं, एक मेहरगढ़, मेहरगढ़ के बारे में जान लेते हैं। मेहरगढ़ को क्वेश्चन बनाकर भी पूछा जाता है।
तो इसमें मेहरगढ़ को मेहरगढ़ क्वेटा जो है, क्वेटा पाकिस्तान में एक बलूचिस्तान प्रांत है। बलूचिस्तान प्रांत पाकिस्तान में है। उसका राजधानी क्वेटा है। वहाँ से 150 किलोमीटर दूर एक मेहरगढ़ जगह है, जहाँ पे मतलब नौपाषाण काल के से संबंधित साक्ष्य और पुरातात्विक स्थल प्राप्त किए गए हैं। तो ये मेहरगढ़ से पूछा जाता है कि मेहरगढ़ किस काल से संबंधित पुरातात्विक स्थल प्राप्त किए गए हैं। तो ये नौपाषाण काल से संबंधित है, जो कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का एक प्रांत है। बलूचिस्तान उसका राजधानी है, जो कि दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में आता है भारत के। और दूसरा देख लेते हैं एक बागौर। बागौर जो है, बागौर राजस्थान के भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। बागौर बागौर से भी पूछा जाता है क्वेश्चन। बागौर से कृषि और पशुपालन दोनों का एक साथ साक्ष्य मिला है। कृषि और पशुपालन का साक्ष्य एक साथ बागौर से मिला है, जो कि राजस्थान में है, भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में। तो ये बागौर को भी याद रखिएगा आप निश्चित ही। और एक बलाथल है, जो कि बलाथल भी उदयपुर राजस्थान में ही है। उदयपुर के क्षेत्र में राजस्थान में बलाथल एक जगह है। यहाँ से भी बहुत सारा पुरातात्विक स्थल प्राप्त किए गए हैं। ये एकदम ऑब्जेक्टिव रूप में ये याद रखना है, यहाँ से कुछ विशेष ऐसा नहीं है ये कुछ मिला है ऐसा कुछ की मतलब उसका व्याख्या बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो कोल्डियवा एक जगह है। कोल्डियवा आपको मिला हुआ क्वेश्चन में करते होंगे। कोल्डियवा इलाहाबाद का जो क्षेत्र है, इलाहाबाद के आसपास के क्षेत्र जो थे, वहाँ से बहुत सारे पूरा पाषाण काल से नौपाषाण काल तक का साक्ष्य प्राप्त किए गए हैं। इलाहाबाद इलाहाबाद के क्षेत्र में ही कोल्डिवा है। यहाँ से तीनों चरण के स्थल प्राप्त किए गए हैं कोल्डिवा से। और फिर एक पहले भी हम बता चुके हैं चौपानी मांडो से। और तो इलाहाबाद के क्षेत्र के कोल्डिवा से तीनों चरण के स्थल प्राप्त किए गए हैं, जिसमें मतलब सबसे बड़ा इसमें पाया जाता है और क्वेश्चन बनाकर पूछा जाता है कि चावल का सबसे पहला साक्ष्य कहाँ से प्राप्त किए गए थे। कोल्डिवा से कि किस वस्तु का साक्ष्य प्राप्त किए गए थे। तो यहाँ से चावल का याद रखिएगा। कोल्डिवा से चावल का चावल का साक्ष्य प्राप्त किए गए थे। कोल्डिवा जो कि इलाहाबाद क्षेत्र में पड़ता है, वहाँ से चावल के साक्ष्य प्राप्त किए गए थे। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा आप लोग कि बुर्ज होम का मतलब आप जान लीजिए, ये श्रीनगर में है यह स्थल। ये भी नौपाषाण काल से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल रहा है। बुर्ज होम का मतलब होता है रहने का निवास स्थल, रहने का स्थल। बुर्ज होम का शाब्दिक अर्थ होता है। यह श्रीनगर से 40 किलोमीटर दूर स्थित एक जगह है बुर्ज होम, वहाँ से प्राप्त हुआ है। बहुत सारे यहाँ से गर्तवास प्राप्त हुए हैं। गर्तवास का मतलब यहाँ गर्तवास गर्तवास का मतलब लोग गड्ढे बनाकर या नदी के किनारे छिछले स्थानों पे जो गड्ढे में निवास करते थे उसको गर्तवास बोला गया है। तो गर्तवास के प्रमाण बुर्ज होम से प्राप्त हुए हैं, जो कि नौपाषाण काल से संबंधित था। और यहाँ एक बहुत बड़ा साक्ष्य और प्राप्त किया गया है, ये भी क्वेश्चन बनाकर पूछा जाता है कि बुर्ज होम जो कश्मीर के क्षेत्र में है, उससे एक कब्र में मालिक के साथ कुत्ता, जो कि अंत्येष्टि संस्कार के अंतर्गत दफनाने का जो काम किया जाता था, उसी में एक साक्ष्य प्राप्त किया गया है। एक कब्र में मालिक के साथ कुत्ता भी दफनाया गया था। तो कुत्ता का अवशेष और मानव का अवशेष एक साथ प्राप्त किए गए हैं। इस वजह से ये क्वेश्चन बनाकर पूछा गया है कि कुत्ते के साथ मतलब कब्र में मालिक के दफनाने का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त किया गया है और किस काल से संबंधित है। ठीक है। और कश्मीर के क्षेत्र ये हो गए, ये याद रखिएगा। इसके आगे नेक्स्ट है गुफ कराल। गुफ कराल भी मिला होगा आपको, ये भी श्रीनगर के ही क्षेत्र में है। श्रीनगर के क्षेत्र में गुफ कराल एक जगह है, यहाँ से भी गर्तवास का प्रमाण मिला है। गर्तवास का ही प्रमाण मिला है यहाँ से भी। और एक पूर्वी क्षेत्र, मतलब कि बिहार के क्षेत्र में
दो तीन जगह है, दो तीन स्थल है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है नवपाषाण काल से। बिहार में चिरांद, चेचर और शनिवार। बिहार में एक सारण डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ चिरांद एक जगह है, वहाँ से भी नवपाषाण काल के साक्ष्य प्राप्त किए गए हैं। सारण से, बिहार के सारण से, जो कि चावल की खेती का भी साक्ष्य यहाँ, और यहाँ निवास स्थलों का, बहुत सारे झोपड़ियों का और बहुत सारे निवास स्थलों का पता यहाँ से चला है। कहाँ से? चिरांद से, चेचर से और शनिवार से। ठीक है, चिरांद, चेचर और शनिवार याद रखिएगा, ये बिहार से संबंधित क्षेत्र से जो कि नवपाषाण काल स्थल प्राप्त किए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ समाप्त होता है लगभग, कि इससे आगे कुछ फैक्ट्स नहीं पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव लेवल बनाकर तो नहीं पूछे जाते हैं। और सब्जेक्टिव लेवल में भी आप एक तरह से समझ गए हैं जीवन यापन के बारे में, जीवन शैली के बारे में, और किस तरह से विकास का चरण रहा आपको बता दिया। नेक्स्ट देख लेते हैं ताम्रपाषाण काल। ये कोई अलग काल नहीं है, इसको एक अलग काल इसलिए नाम दे दिया गया क्योंकि नवपाषाण काल के दो चरण थे। माना जाता है कि नवपाषाण काल जो कि 9000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है जिसका काल, उसको विद्वानों ने और इतिहासकारों ने दो चरण में विभक्त किया है। पहला चरण को मृदभांड चरण बोला जाता है, जिसमें मृदभांड, पहला चरण गैर मृदभांड बोला जाता है, जिसमें मृदभांड का निर्माण नहीं हुआ था। और दूसरा चरण मृदभांड बोला जाता है, मृदभांड का चरण बोला जाता है, जिसको उत्तरवर्ती चरण बोला जाता है नवपाषाण काल का। तो यही मृदभांड का जो चरण था, इसी चरण में क्या हुआ कि मानव ने सर्वप्रथम तांबे का खोज किया, और तांबे के खोज के वजह से, दिखाई दे रही होगी, तांबे के खोज के वजह से उसको उपयोग में लाया गया, और मानव द्वारा उसका उपकरण बनाकर खेती के लिए और बहुत सारे विभिन्न कार्यों के लिए तांबे का प्रयोग किया गया। और साथ साथ पत्थर के भी औजार इसके साथ साथ चलते रहे। तो इस वजह से तांबे और पत्थर दोनों के औजार के रूप में और साधन के रूप में उपयोग किया गया मानव के द्वारा। इस वजह से इसको ताम्रपाषाण, ताम्रपाषाण मतलब तांबा और पाषाण दोनों का मिला जुला संस्कृति बोला जाता है। और गैर मतलब मृदभांड क्षेत्र में, मतलब जो 2000 के आसपास और 1000 के आसपास बीसी में ये डेवलपमेंट हुआ था मृदभांड का, और साथ साथ तांबा का उपयोग चालू हुआ था। इसको इंग्लिश में कैकोलिथिक कल्चर बोलते हैं, याद रखिएगा। कैकोलिथिक कल्चर ताम्रपाषाण संस्कृति को ही बोलते हैं। संपूर्ण भारत में इसमें और विकास क्या हुआ, ताम्रपाषाण संस्कृति जो था, संपूर्ण भारत में ग्रामीण कृषक समुदाय का गठन इस समय तक हो चुका था। कृषक समुदाय, छोटे छोटे समुदाय के रूप में कृषक लोग निकल कर सामने आए पूरे भारतवर्ष में, और ग्रामीण समाज की नींव यही इसी काल में माना जाता है कि दिखाई देने लगा। और आधुनिक कर्मकांड जो था, अ, जो मतलब कि आधुनिक नहीं बोले, धार्मिक धार्मिक कर्मकांड बोल सकते हैं इसको एक तरह से, क्योंकि मतलब धर्म के प्रति विश्वास और उपासना के रूप में सामने आया धार्मिक कर्मकांड। धार्मिक कर्मकांड और समाज में कुछ कुछ और व्यवस्थाएं आई। विशिष्ट प्रकार के चित्रित मृदभांड, इसमें मृदभांड का जो आधुनिकीकरण चालू हो गया था, जिसमें मेजबान बनाकर उस पे रंगों के द्वारा लेप करके, लाल, काले और बहुत सारे रंगों के द्वारा, अलग अलग काल में अलग अलग रंग का उपयोग करके उस पर चित्र बनाकर मेजभांड को और सुसज्जित बनाने की कोशिश की गई थी। इस काल में विशिष्ट प्रकार के चित्रित मेजभांड का विकास हुआ। मिट्टी के आयताकार और गोलाकार घर बनाए जाने लगे, छोटा छोटा, जब कृषक समुदाय का गठन हुआ, ग्रामीण सभ्यता धीरे धीरे विकसित हुई है। और एक चीज और देख लेते हैं कि इसमें ज्वार, बाजरा, गेहूं, जौ, दलहनी फसल, विभिन्न प्रकार के नए नए फसल की खोज हुई, और उसका उपयोग जो है मतलब नवपाषाण काल के ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति में ही विकसित हुआ कि विभिन्न बहुत सारे व्यापक रूप में खेती का विकास जो देखा जाता है वो ताम्रपाषाण काल में ही देखा जाता है। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं उसके बाद का चरण। ये मुख्यतः माना जाता है कि 1000 के आसपास तक जात ताम्रपाषाण काल का मतलब
खत्म होता है इस काल को माना जाता है, क्योंकि तांबा का युग तो आगे भी रहा। कुछ टेक्निकल फॉल्ट के वजह से वीडियो रुक गया था। चलिए कुछ आगे देख लेते हैं अब। यहाँ तक आते आते मतलब 1000 ईस्वी, 1000 BC तक आते आते इस काल की समाप्ति मानी जाती है। इस काल की समाप्ति मानी जाती है। इस काल का समाप्ति का मुख्य कारण यह था कि लोहे के खोज ने बहुत ही बड़ा बदलाव किया, और बहुत ही लोहे का खोज हुआ 1000 ईसा पूर्व के आसपास, जिसका सामाजिक, आर्थिक और सुदृढ़ीकरण पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। और बहुत ही बड़ा विकास के रूप में लोहे के खोज ने कृषि को संपन्न बनाया, और बहुत सारे उद्योग धंधे को संपन्न बनाया। आगे जाकर हम लोग देखेंगे कि किस तरह से वैदिक काल में लोहे का उपयोग हुआ, और किस तरह से व्यवसाय और इस लोहे के खोज के आधार पर ही बाकी सारे आर्थिक गतिविधियों में तेजी आई और गति आई। समाज में बहुत ही अर्थव्यवस्था का सुदृढ़ीकरण किया गया, जिसमें लौह युग के नाम से इसको जाना जाता है। ये जैसे कि भारत में ताम्रपाषाण के समाप्त होते होते ग्रामीण बस्तियां बस चुकी थी, लेकिन भौतिक क्षेत्र में लोहे के उपयोग द्वारा क्रांतिकारी परिवर्तन सामने आया। पहला साक्ष्य जो है, इसमें एक ही फैक्ट जानना जरूरी है आपको। मुख्यतः ये मेंस के परीक्षा के दृष्टिकोण से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है लौह युग, जिसमें कि इसका क्या प्रभाव पड़ा, मतलब सामाजिक और आर्थिक गतिविधि और मानव के समाज पे लोहे की खोज ने किस तरह से प्रभाव डाला। ऐसे करके मेंस से क्वेश्चन आ जाते हैं। लेकिन यहाँ से फैक्ट्स के रूप में, ऑब्जेक्टिव के रूप में एक पूछा जाता है कि पहला साक्ष्य जो है किस स्थान से प्राप्त किए गए हैं। तो एक ये एटा जिला जो है, एटा जिला का अंतरजी खेरा, अंतरजी खेरा से प्राप्त किए गए हैं। पहला साक्ष्य जो था लोहे का, जहाँ से मानव ने उपयोग करना की शुरुआत किया था लोहे का, वो अंतरजी खेरा से प्राप्त हुआ है एटा जिले के, जो कि 1000 BC से संबंधित माना जाता है। इसमें चित्रित मृदभांड का प्रयोग और विशिष्ट रूप में सामने आया, और बहुत विभिन्न तरीके के मृदभांड बनाए जाने लगे। और बाकी परिवर्तन आए कृषि के क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, उद्योग और व्यवसाय में क्रांतिकारी परिवर्तन आए। तो ये लोहे के खोज के कारण से हुआ था। इसका स्थल जो है 725 जगह से प्राप्त किए गए हैं लोहे का पूरा स्थल, और अस्तित्व जो है लगभग भारतवर्ष में 725 स्थल इसके बारे में खोजे जा चुके हैं। इसमें मथुरा, रोपर, श्रावस्ती, फैजाबाद, ये सब के क्षेत्र जो थे, जो बाद में महाजनपद काल में आप लोग पढ़ेंगे, और महाजनपद काल और वैदिक काल में आप लोग देखेंगे कि लोहे के उपयोग ने किस तरह से परिवर्तन लाया और क्या इसका प्रभाव रहा इतिहास के विकास में लोहे के खोज का। ठीक है, तो लौह युग जाकर समाप्त होता है। ये वैदिक एरा से ही संबंधित है, वैदिक काल से ही संबंधित लौह युग को जोड़कर देखा जाता है। तो यहाँ से हम लोग समाप्त करते हैं प्रागैतिहासिक काल। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, और कहीं कुछ नहीं मिलने वाला है इससे ज़्यादा, हमारा अभी तक यह अनुमान है। तो आप अब आगे का वीडियो, नेक्स्ट का वीडियो हम लोग लेकर आएंगे सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा संस्कृति पे, जो कि भारत में सबसे पहला, विश्व का भी सबसे पहला नगरीय सभ्यता के रूप में जाना जाता है, जो कि मतलब ब्रिटिश काल में खोज हुआ। तो पता चला कि उससे पहले जाना जाता था कि वैदिक काल ही हम लोग